नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अब वीकेंड पर एक्स्ट्रा क्लास भी लग रही है और हफ्ते भर की तरह यहां भी अटेंडेंस फुल रहनी चाहिए बॉस, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास किसी खास सब्जेक्ट के डाउट्स क्लियर करने के लिए ही होती है अमूमन। तो आज की क्लास है बांग्लादेश में तख्ता पलट और उसके बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर आपके मन में जो सवाल है उनके डाउट्स क्लियर करने का। सवाल यह है कि आखिर इस मसले पर इतनी चुप्पी क्यों है इस देश में? लिबरल गैंग कहां चला गया? दुनिया की निगाहें बांग्लादेश पर है। शेख हसीना की कुर्सी छोड़ने के बाद भी हालात अभी काबू में तो नहीं दिख रहे। सबसे ज्यादा चिंताजनक है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर कट्टरपंथी जमात का हमला। यह उनके पूजा स्थलों पर है, उनके घरों पर है और हिंदू परिवारों पर हो रहे हमले हैं। लेकिन गाजा पर छाती पीटने वाला इकोसिस्टम शांति में है बॉस, एकदम मुंह सिल लिया है। उसे मानवता अब खतरे में नहीं दिख रही। शोर करना, हंगामा करना तो छोड़िए, एक लफ्ज बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों को लेकर कथित सेक्युलर इकोसिस्टम का फूट नहीं रहा। आज मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि इस इकोसिस्टम से क्या हिंदुओं की जान, हिंदुओं की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है इन लोगों के लिए? हिंदुओं के साथ जातियां, उन पर बर्बर हमले सिर्फ इसलिए मुद्दा नहीं है क्योंकि हिंदू आबादी सहिष्णु है, क्योंकि इन्हें पता है कि हिंदू बंटकर वोट करेगा और वोट तो मिल ही जाएगा। প্লিজ নিবেদন, ছোট ছোট ভাই, বড় ভাই, ভাইয়ারা সবাই প্লিজ। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए। যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে আমার বাবার What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. जो तुम ज्यादा तानाशाही करोगे लोगों ते बुल स्यों लैन 10 साल बाद फिर जो लोग उठते ने ना, जो लोग जागते ने, फिर कल देखे ही होना बांग्लादेश च। What's happening in Bangladesh can happen here. गुबार जब छटेगा तो चेहरे स्याह दिखेंगे, इनकलाबी शोर में मजहबी फसाद दिखेंगे, लाख चढ़ाएंगे वो इंसानियत के नकाब, जमजम से भी धोएंगे तो चेहरों पे दाग दिखेंगे। ये बंग बंधु का बांग्लादेश नहीं, ये मुजीब का मुल्क नहीं, ये जमात का बांग्लादेश है, फसाद का बांग्लादेश है, मजहबी उन्माद का बांग्लादेश है। अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई क्रांति हुई है तो अगले कुछ मिनटों में इस कथित क्रांति के आस्तीन में छुपे कट्टरपंथी खंजरों को भी आप देखेंगे और कहेंगे कि अगर यही क्रांति है, अगर यही विप्लव है, अगर यही इनकलाब है, तो इनकलाब का मतलब अराजकता लिखना होगा, मजहबी उन्माद लिखना होगा, इनकलाब का मतलब नफरत और अत्याचार लिखना होगा। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ इसे क्रांति कहा जा रहा है। भारत में भी कई विपक्षी नेताओं ने इस कथित क्रांति का महिमा मंडन किया, अभी भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में हुई कथित क्रांति को लेकर कसीदे पढ़ रहे हैं। गजब है बॉस। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा खौफनाक और चिंताजनक। चुन चुनकर हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर हमले हुए, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। बांग्लादेश के मेहरपुर में इस्कॉन टेंपल तक में आग लगा दी। कौन से क्रांतिकारी हैं बॉस जो हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे, हिंदुओं को बना रहे? हिंदुओं ने कौन सी तुम्हारी जो है वहां पर आरक्षण छीन लिया था? मंदिरों में कौन सा आरक्षण चला गया था?
नरसिंहदी के कालीबाड़ी मंदिर में तोड़फोड़ हुई, हिंदुओं की दुकानों और कारोबार को निशाना बनाया गया। हैरानी है कि बांग्लादेश में फैली अराजकता को क्रांति कहकर उस पर न्योछावर हो रहे कथित सेक्युलर इकोसिस्टम ने हिंदुओं पर हो रहे ऐसे हमलों पर आंखें मूंद। क्या हिंदुओं के मानवाधिकार नहीं है? उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? हैरानी तो यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर बोलने की बजाय कुछ विपक्षी नेता तो बांग्लादेश का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसे हाल होने के संकेत देने में जुटे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों की तस्वीरें बांग्लादेश में मानवता के मर जाने का ऐलान कर रही हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बर्बरता की हदें पार कर दी। भले ही नई गठित अंतरिम सरकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बन चुकी हो, लेकिन हिंदुओं की रक्षा की गारंटी देना इस सरकार के बूते की बात भी नहीं दिख रही। हालात ये हैं कि हिंदू नरसंहार ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करता रहा, लेकिन सेकुलर जमात के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही, न देश के भीतर न देश के बाहर। हिंदुओं पर अत्याचारों की कई कई तस्वीरें ऐसी हैं कि दिखाया तक नहीं जा सकती। इन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरपंथियों की जकड़ में जा चुका है और अंतरिम सरकार फिलहाल मुखौटा पर है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने ट्वीट कर अगर अंतरिम सरकार के पीएम प्रोफेसर यूनुस को बधाई दी तो हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समुदाय की जल्द से जल्द सुरक्षा की मांग भी की। उन्होंने लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक औपचारिक ट्वीट नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी किया, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार पर बिना एक लफ्ज बोले राहुल गांधी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को बधाई देते हुए इतना भर लिखा कि इस वक्त शांति और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली समय की मांग है। सवाल यह है कि इतना संकोच और डर क्यों है हिंदुओं के खिलाफ हो रहे बर्बर एक्शन पर बोलने को लेकर? नेता प्रतिपक्ष क्यों इस बात को कहने से परहेज करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बांग्लादेश सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए? ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने गाजा पर हुए इजरायली हमलों पर एक लंबी पोस्ट डाली थी। गाजा के लोगों की चिंताओं में घुलते हुए राहुल गांधी ने लिखा था कि गाजा में बच्चों सहित हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन, पानी और बिजली को काटकर लाखों लोगों की सामूहिक सजा मानवता के खिलाफ अपराध है। हमास द्वारा निर्दोष इजरायलियों की हत्या करना और बंधक बनाना एक अपराध है और इसकी भी निंदा होनी चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले टारगेटेड बर्बर हमलों पर बात सिर्फ शांति बहाली पर ही आकर अटक जाती है। दुर्भाग्य यह है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहां पर आकर आप नहीं करते हो। सवाल बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हिंदू आबादी की सुरक्षा का है। यह गंभीर और चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथी लकीर पर कसी गई जमाते इस्लामी की नफरती तकरीरें और इरादे किसी से छुपे नहीं हैं। ये वही जमाते इस्लामी है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था। इस संगठन के आईएसआई, हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे कट्टरपंथी संगठनों से क्लोज कनेक्शन है। जमाते इस्लामी का छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर है जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन हुजी के साथ
बहुत पहले से काम करता रहा है। साल 2008 में जब बांग्लादेश में राष्ट्रपति शासन था, उस दौरान आतंकी संगठन हुजी और इस्लामी छात्र शिविर के लोगों ने भारत में 6 प्रमुख शहरों में बम विस्फोट कराए थे। इन संगठनों का मकसद बांग्लादेश में प्रो पाकिस्तानी और तालिबानी स्टाइल के कट्टरपंथी शासन को स्थापित करना है। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। तो जिस जहरीले जमाते इस्लामी पर शेख हसीना के दौर में बैन लगा हुआ था, अब वो आजाद है। जमाते इस्लामी के खूनी इरादे लिए उसके मजहबी कारकुन बांग्लादेश के इलाकों में छुट्टा घूम रहे हैं और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। कट्टरपंथी जमातों की शेख हसीना से बेहिसाब चिढ़ की वजह यह भी थी कि उनके नफरती इरादे पूरे नहीं हो रहे थे। हैरानी तो यह है कि ये सब देखते जानते हुए भी खुद को लिबरल कहने वाली गैंग खामोश है। हैरानी तो इस बात की भी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को कट्टरपंथी नेता कर्म बता रहे हैं। रोहिंग्या में जो कुछ मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती होती है, उसके विरोध में कहते हैं और उनके समर्थन की बात करते हैं, तो यही लोग न जाने भारत के मुसलमानों को क्या क्या कहते हैं। आज इसको कहते हैं कर्मा। कर्मा वापस लौट के आता है और ये समझाया जाता है कि भाई जो कुछ तुम नफरत बो रहे हो वो पलट के आएगा। दुनिया को काफिर और गैर काफिर के नफरती लाइन से बांटने वाले धर्मांध पॉलिटिकल सिस्टम के इरादों को दुनिया ने देखा है। सच ये है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के जश्न में डूबे कुछ लोगों के हाथों में बांग्लादेशी झंडे के साथ ही तालिबानी झंडे भी दिखे। तो बांग्लादेश में सरकार अगर ऐसे ही कट्टरपंथियों की मजहबी फार्मूले से चलेगी तो अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के मुश्किल हालात को समझा जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कथित सेक्युलर इकोसिस्टम को इससे कोई परेशानी नहीं। सवाल कई सारे हैं। बांग्लादेश में नॉन स्टॉप बवाल, 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं का सवाल। तख्ता पलट तो बहाना है, मकसद मंदिर और हिंदुओं पर निशाना है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार तो बन गई, लेकिन रिमोट कंट्रोल किसके हाथ? हम अभी भारत से बाहर न्यूजीलैंड में हैं। हमको टीवी समाचार के द्वारा और मीडिया के द्वारा पता लगा बांग्लादेश की स्थिति पर। भयंकर स्थिति है वहां की, खूब उपद्रव हो रहे और पथराव हो रहे हैं। वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए, वरना वो बेचारे कहां जाएंगे। और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन हमारा पीड़ित है। तख्ता पलट के बाद फिलहाल बांग्लादेश में सरकार चाहे जिस किसी के हाथ हो, लेकिन एक बात आंदोलन या क्रांति के नाम पर फैली अराजकता से सिद्ध हो चुकी है। वो ये है कि बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी अब सत्ता पर हावी रहने वाले हैं। इसका खामियाजा भुगतेगी बांग्लादेश की करीब
1.5 करोड़ की हिंदू आबादी। आज हिंदुओं की बांग्लादेश की कुल आबादी में हिस्सेदारी 1951 के मुकाबले 14% कम हो चुकी है। 1951 में तब के पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू आबादी 22% थी। हिंदुओं की यह संख्या 1991 तक घटकर 15% रह गई। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 1964 और 2013 के बीच 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भाग गए। 2011 की जनगणना से पता चला कि 2000 से 2010 के बीच बांग्लादेश की आबादी से 10 लाख हिंदू गायब हो गए। मौजूदा समय में बांग्लादेश में हिंदुओं की कुल आबादी 7.96% है। बांग्लादेश में हर साल 2.3 लाख हिंदू देश छोड़ने को मजबूर होते हैं। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर हमले ऐसे ही घातक इस्लामिक चरमपंथियों की नफरत का हिस्सा है। अगर कोई सो कॉल्ड लिबरल इसे सिर्फ क्रांति की आग की आंच बताकर मुंह फेर ले तो इसे उसकी धूर्तता ही कहेंगे, क्योंकि तख्ता पलट की अराजक आग में बांग्लादेश में एक भी मस्जिद या चर्च नहीं झुलसा। 27 जिलों में मंदिरों और हिंदू घरों को निशाना बनाया गया। 2 हिंदू नेताओं को मार दिया गया। हिंदुओं पर हमले होने के पीछे तर्क ये दिया गया कि ज्यादातर हिंदू अवामी लीग के समर्थक थे। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो, चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफ़ी ना हो, इसके लिए पूरे देश को काफिरों से नफरत का इस्लामी एजेंडा चलाने वाले बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के निशाने पर हिंदू पहले से ही थे। अराजक तख्तापलट में उनकी अहम भूमिका ने इस नफरत को जमीन पर उतारने का एक मौका दे दिया। बांग्लादेश के लोक गायक राहुल आनंद के घर का ये हाल देखिए। 140 साल पुराना राहुल आनंद का घर इस नफरत की आग में जल गया। घर पर करीब 3000 से ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसे हिंसक भीड़ ने तोड़ दिया। बंगाल में इस्लामिक कट्टरपंथियों के नफरती एजेंडे में पहली बार हिंदू टारगेट पर नहीं आए। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाया गया क्योंकि पाकिस्तानी उन्हें अलगाव के लिए दोषी मानते थे। इससे हिंदू आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई। बांग्लादेश में निहित संपत्ति अधिनियम के कारण 1965 से 2006 के बीच हिंदुओं के करीब 26 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ। इससे 12 लाख हिंदू परिवार प्रभावित हुए। रही बात बांग्लादेश के मौजूदा छात्र आंदोलन की कथित क्रांति के असली चेहरे की, तो इसे आप तख्ता पलट की पूरी घटना में शामिल छात्र समूहों के नारों से भी समझ सकते हैं। अब ये रजाकार कौन है? इतिहास में रजाकारों की भूमिका क्या रही है? वैसे तो रजाकार का शाब्दिक अर्थ बहुत सामान्य है, इसका मतलब होता है सहायक, लेकिन रजाकारों का भावार्थ खौफनाक और अमानवीय रहा है। इसे आप ऐसे समझिए कि 1971 में तब के पूर्वी पाकिस्तान में और आज के बांग्लादेश में रजाकारों की बर्बर सेना बनाई गई थी। ये सेना पाकिस्तान ने तैयार की थी। रजाकार बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई का विरोध करते थे।
ये इस्लामिक कट्टरपंथ के समर्थक थे। रजाकारों ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों पर बर्बर अत्याचार किए। बांग्ला भाषी मुसलमानों और हिंदुओं पर भी जुल्म हुए। यही वजह है कि बांग्लादेश में रजाकार को एक अपमानजनक शब्द माना जाता रहा। इस शब्द का इस्तेमाल देशद्रोही हिंसक प्रवृत्ति के लिए होता था। क्रांति पवित्र होती है, उसमें वहशीपन नहीं होता। आंदोलनकारी लुटेरे नहीं बन जाते, कम से कम एक महिला की गरिमा का ख्याल रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में जिस भी देश में कट्टरपंथी इस्लामिस्ट ने सिर उठाया, वहां मानवता और नैतिकता दोनों ही शर्मसार हुई। इस्लामिक चरमपंथी जिसे इस्लामिक क्रांति से जोड़ते और देखते हैं, उस क्रांति की ज्यादातर तस्वीरें विचलित करने वाली हैं और नितांत क्रूर, पाशविक और असभ्य है। फिर भी चाहे वो पिछले साल का इजराइल पर हुआ आतंकी संगठन हमास का हमला हो, 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान का आना हो, या फिर अभी का बांग्लादेश में छात्रों के मुखौटे में हुआ तख्ता पलट, ये सभी तस्वीरें मानवता के लिए चिंताजनक हैं। Hindus in Bangladesh has been attacked. Our Hindu temples have been demolished. I'm just wondering, where are your eyes? When it comes to Palestine, you guys start saying, oh my God, all eyes on Rafah and all these stupid stuff, right? But where are your eyes now? Are Hindus not humans? अमेरिका के रहने वाले शायन कृष्णा कभी पाकिस्तानी थे और मुसलमान थे, जो आज हिंदू हैं और उसी इस्कॉन संस्था से जुड़े हैं, जिसके एक मंदिर को बांग्लादेश में जला दिया गया। लेकिन मानवीय अधिकारों को लेकर दुनिया की निगाहें और चर्चाएं सिर्फ दुनिया की बहुसंख्यक आबादी पर आने वाले खतरों पर ही होती रही हैं। बातें उनकी ही होती हैं। सारे गंभीर चिंतन और चिंताएं उन्हीं की रक्षा में खोली जाती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 तक अनुमान के हिसाब से दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले 2.38 बिलियन यानी करीब 238 करोड़ लोग हैं, जबकि इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स 191 करोड़ हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले 116 करोड़ लोग हैं। कड़वा सच ये है कि चाहे लेफ्ट इकोसिस्टम हो या कथित लिबरल इकोसिस्टम, दोनों की मानवता वाली लिस्ट में धर्म के नाम पर हिंदुओं के साथ होने वाली बर्बरता या मारकाट नहीं दिखती। विदेश तो छोड़िए, देश के भीतर भी तुष्टीकरण वाले लिबरल चोंगे में खड़ी राजनीतिक जमात भी चुप्पी साध लेती, क्योंकि अगर उसने बांग्लादेश हो या कहीं और हिंदुओं की रक्षा का मसला उठाया तो उसका वोट बैंक खिसक जाएगा। सवाल यही है कि देश के भीतर तो हिंदुओं की बात कोई नहीं करता, बाहर भी अगर उन पर हम जुल्म हो तो ना तो विपक्ष को इससे कोई मतलब है, ना ही उसके इकोसिस्टम। इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है जाति वाली राजनीति करके वोट तो यहां ले ही लेंगे। बाहर हिंदुओं के साथ कुछ भी होता रहे, क्या फर्क पड़ता है। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनकी जाति पूछ के हो रहा है क्या। वहां तो वो हिंदू आइडेंटिटी की वजह से सह रहे हैं सब कुछ, लेकिन यहां हिंदू को जाति में बांटने का प्रयास होता है और हिंदू खुद भी जाति में बटा रहा है। उसकी आइडेंटिटी हिंदू की नहीं बन पाती। इकोसिस्टम तब बहुत एग्रेसिव हो जाता है जब गाजा पर इजराइल के हमले होते हैं। आपको याद होगा तब भी ये इकोसिस्टम दुनिया भर में एक्टिव हो गया जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लामिक आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बता दिया था। मुस्लिम देशों में खूब विरोध प्रदर्शन हुए, कई जगहों पर तो हिंसा तक हो गई। इतिहास हिंदुओं पर हुई ऐसी बर्बरता से भरा पड़ा है। चाहे 1921 में हुआ मोपला नरसंहार हो, बंगाल में अगस्त 1946 में हुआ डायरेक्ट एक्शन डे हो, या नोआखाली के दंगे, हिंदुओं पर बर्बरता हुई। बड़े पैमाने पर उनका नरसंहार हुआ। इतिहास में काले अक्षरों में यह दर्ज हुआ, लेकिन कट्टरपंथी जमातों को अपीज करने की रवायत न दुनिया ने बदली और न ही देश ने। शेख हसीना से सियासी और मजहबी कट्टरपंथियों की दिक्कत यह है कि शेख हसीना उनके लिए मॉडर्न बांग्लादेश बना रही थी।
शेख हसीना को भरोसा था कि बांग्लादेश को एक बीमार अर्थव्यवस्था से मजबूत अर्थव्यवस्था में बदलकर और बांग्लादेश को विकासशील राष्ट्र बनाकर वो बांग्लादेशियों के जीवन स्तर को ऊंचा कर देंगी, और ऐसा हो भी रहा था। 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने के बाद देश में गरीबी की दर 83% से ज्यादा थी, जो 2020 तक गिरकर 20.5% पहुंच चुकी थी। देश की प्रति व्यक्ति आय भी $1,827 रही, जबकि अर्थव्यवस्था का जोखिम भी गिरकर 32 से नीचे आ गया था। कुल मिलाकर बांग्लादेश यूनाइटेड नेशन के सभी मानकों को पूरा करते हुए साल 2026 तक विकासशील देशों की सूची में शामिल होने की कगार पर पहुंच गया था। बांग्लादेश की इकोनॉमी ने महामारी के बाद 7.2% की विकास दर हासिल कर ली थी, जो काफी मजबूत थी। जरा सोचिए, बांग्लादेश को जिस महिला ने गरीबी के दलदल से निकालने में खुद को खपा दिया, उसे तानाशाह बताया जा रहा है। हद तो यह है कि हिंदुस्तान में विपक्ष के नेता तक शेख हसीना को तानाशाह बताने में पीछे नहीं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि शेख हसीना और मोदी की केमिस्ट्री एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते कमाल की रही। हैरानी यह है कि जो बांग्लादेश को एक बेहतर स्थिति में ले जाने वाले शेख हसीना को तानाशाह कहा जा रहा है, और जो बांग्लादेश को अराजकता, स्थिरता और कट्टरपंथी राह पर ले जा रहे हैं, उन लोगों की भीड़ उन्हें लोकतंत्र का पहरेदार दिखाई देती है। बांग्लादेश की आजादी, उसकी समृद्धि और उसकी पहचान के लिए लड़ रही राष्ट्रवादी शेख हसीना तो उन्हें तानाशाह दिख रही, लेकिन अमेरिकी सोरोस गैंग, पाकिस्तानी ISI और बांग्लादेश के जिहादी संगठनों का जो गठजोड़ है, उसमें उन्हें बांग्लादेश का भविष्य नजर आ रहा है। गजब है। तीखा और कड़वा सच ये है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर बोलने की हिम्मत न तो देश के विपक्षी दलों के नेता कर सकते हैं, न उनका इकोसिस्टम। वजह सीधी है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कट्टरपंथी जमात के अत्याचार के खिलाफ बोला तो वोट बैंक छिटक जाएगा और फिर सत्ता का सपना चौथी बार भी अटक जाएगा। लिहाजा बांग्लादेश की ताजा तस्वीर में से अपनी राजनीति के मुताबिक कंटेंट निकाला जा रहा है, और ये है तानाशाही का जुमला। मोहब्बत की दुकान से उकसाने वाले पकवान बांटे जा रहे हैं। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए। जिस देश को हमने बनाया है उस देश की हालत देखिए। ये इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहाँ तानाशाही चला रही थी। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। What's happening in Bangladesh can happen here, not in Bangladesh, but whatever is happening in Bangladesh is terrible. बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता, जो भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है। अब ये उकसाया जा रहा है या संकेत दिया जा रहा है? सवाल है किसके कंधे पर चढ़कर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। बेचैनी इतनी ज्यादा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति सहानुभूति का एक लफ्ज भी नहीं। कथित सेकुलर पार्टियां और उनकी जमात मुंह में दही जमाए बैठी है, जो गाजा पर दिन दिन भर चीखती चिल्लाती थी, बोलती और हाँफती थी। सच ये है कि चाहे गाजा हो या इजराइल या फिर बांग्लादेश, मजहबी अंधेपन में इंसानों पर किए जा रहे जुल्म को सही नहीं ठहराया जा सकता। यही भारतीय संस्कृति है, पर क्या कुछ लोगों को दिक्कत इसी सनातन संस्कृति से है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।